Hello everyone, I hope you guys are doing fantastic. Welcome back. After a short break, we are back with another bang on lectures and हम लोग कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज के हमारे इस लेक्चर में वी आर गोना कंप्लीट दिस चैप्टर। हमारा इस चैप्टर में सिर्फ टाइप्स ऑफ कंपनीज बाकी है एंड विल बी डन विद आवर चैप्टर टुडे। सो प्रीवियसली हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी डिस्कस किया था। जॉइंट स्टॉक, लेट मी जस्ट ब्रीफ यू ऑल कि हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि कैसे बाकी के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के शॉर्टकमिंग्स की वजह से हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि बिजनेस फॉर्म ऑफ ये एक बिजनेस फॉर्म क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा। एंड हमने उसमें डेफिनेशंस पढ़े, उसके फीचर्स पढ़े। वी लर्नड कि ये शेयर होल्डर्स कौन हैं, वी लर्न शेयर्स क्या होते हैं, वी लर्न अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है सो प्लीज़ जाके पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, आपको आज का लेक्चर समझेगा। एंड आज का क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2.3 दैट इज योर टाइप्स ऑफ कंपनीज। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, टाइप्स ऑफ कंपनीज ना हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हम हमेशा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं किसी भी चीज़ का ऑन द बेसिस ऑफ अभी मान लो मुझे दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करना है, सो मैं ऑन द बेसिस ऑफ वो हमेशा मैं चेक करूंगा ना कि मैं किस बेसिस पे उनको बाइफिकेट या किस बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, कौन से बेसिस पे ये बाइफिकेशन है। सो हमेशा हम ये टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ते वक्त भी हम लोग ये याद रखने वाले हैं कि हम लोग ये जो बाइफिकेशन है ना ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट यानी कि फॉर्म या एस्टैब्लिश कैसे किया है उस बेसिस पे पहला बाइफिकेशन है। दूसरा बाइफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स बोल सकते हैं कि मतलब उस कंपनी में कितने मेंबर्स हैं। मेंबर्स को ही ऑल्टरनेटिव वर्ड क्या था, शेयर होल्डर्स, करेक्ट। सो कितने मेंबर्स है या कितने शेयर होल्डर्स है उस बेसिस पे हम लोग बाइफिकेट करेंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हम लोग बाइफिकेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हम लोग देखेंगे, एंड उसके बाद देखेंगे हम अदर टाइप्स जो मेरे एग्जैक्टली पीछे है। अदर टाइप्स ये दिख रहे हैं, ये हाँ ये तो हम इस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लासिफिकेशन दिया गया है जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब एस्टैब्लिश करना, फॉर्म करना, कंपनी को पैदा बेसिस पे किया है तुमने, उस बेसिस पे हम लोग पहले उसको क्लासिफाई करेंगे। सो उसमें आपको दो ही टाइप है, एक है आपका स्टैट्यूटरी कंपनी और दूसरा है रजिस्टर्ड कंपनी। देखो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो दो ही नाम है, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। सबसे पहला स्टैट्यूटरी कंपनी। अब ये स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, इतना याद रखना। दीज कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड बाय अ स्पेशल एक्ट पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव। एग्जाम्पल आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये ऐसी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है जो किसी एक्ट के थ्रू हमने बनाई है, मतलब पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा एक्ट पास किया ताकि ये कंपनी बन सके। अभी जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका आरबीआई, आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द अपेक्स बैंक ऑफ आवर कंट्री। ये आरबीआई बनी कैसे? सबसे पहले हमने आरबीआई एक्ट पास किया था, तो आरबीआई एक्ट से बनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ कंपनी, एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो इसी को हम लोग स्टैट्यूटरी बेसिस पे कंपनी फॉर्म होना बोलते हैं। मतलब जब कोई भी कंपनी बनने से पहले जब हम कोई लॉ पास करते हैं, कोई एक्ट पास होता है प्रॉपर उस कंपनी को या उस एंटिटी को बनाने के लिए, उसे हम लोग स्टैट्यूटरी फॉर्म ऑफ कंपनी बोलते हैं। एंड इसका बेस्ट सुपर्ब एग्जांपल इज आरबीआई, बिकॉज हमने पहले आरबीआई एक्ट बनाया, उसके बाद बनी हमारी आरबीआई कंपनी, ठीक है। उसी के नीचे है रजिस्टर्ड कंपनी, दूसरा टाइप है रजिस्टर्ड कंपनी वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने जिस कंपनी को रजिस्टर किया है अंडर व्हाट,
कंपनीज एक्ट 2013 या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ। अभी कंपनीज को गवर्न करने वाला कौन सा है, तो कंपनी लॉ। तो इस कंपनी लॉ में जब हमने रजिस्टर्ड किया है खुद को एज अ कंपनी, तो वो होती है रजिस्टर्ड कंपनी। मतलब इसके लिए हमने कोई एक्ट पास नहीं किया, इसके लिए हमें कोई लॉ नहीं बनाना पड़ा, हमने इनिशिएटिव लिया, हमने एक कंपनी बनाई एंड उसे जाके कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर किया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिया, इसी को हम लोग बोलते हैं एक रजिस्टर्ड कंपनी। गॉट इट? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट, फॉर्मेशन, यही दो क्लासिफिकेशन है, ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड बी इज योर रजिस्टर्ड कंपनी। क्लियर? सो यहां तक तो आई होप आप सबको क्लियर है। नेक्स्ट इज आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। अभी कंपनी में कितने मेंबर है उस बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन होता है। उसमें आपको प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा और क्या है, लेट मी सी, एंड ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी। अभी देखो सबसे पहले तो ओपीसी देखो, 1 पर्सन कंपनी, क्या समझ में आ रहा है नाम से? 1 पर्सन कंपनी, इसी का मतलब है एक इंसान की कंपनी। बस वर्ड टू वर्ड हमने उसको कन्वर्ट किया, हम लोगों को उसका मीनिंग समझ में आया। गाइस 1 पर्सन कंपनी मतलब एक ही बंदा होगा इसमें। दिस 1 पर्सन एज अ मेंबर, इमेजिन, हमने शेयर होल्डर्स के बारे में पढ़ा, हमने मेंबर्स के बारे में पढ़ा, जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिनके पास डीमैट फॉर्म में शेयर्स होते हैं, जो ओनर्स है कंपनी के, जिनका कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस फंक्शनिंग में। सो इस फॉर्म ऑफ कंपनी में जो ओपीसी है, 1 पर्सन कंपनी है, इसमें सिर्फ एक ही ओनर है। देयर इज ओनली 1 शेयर होल्डर, देयर इज ओनली 1 मेंबर इन दिस फॉर्म ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी ये डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ कंपनीज एक्ट में 1 पर्सन कंपनी को डिफाइन किया गया है। इट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड it has to fulfill and comply with the formalities of a private company unless otherwise specified in act or rules। मतलब इसमें से हमको एक तो समझ में आया कि ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड, ये कंपनी पब्लिक नहीं हो सकती, ये इसको प्राइवेट लिमिटेड होना पड़ेगा। पब्लिक और प्राइवेट आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले ओपीसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। सो ओपीसी में ये तो सबसे पहले इसको प्राइवेट ही होना पड़ेगा। It has to incorporate itself in the form of a private company and इसमें एक ही मेंबर होगा। यही दो मेन फीचर्स हैं इसके। The concept of OPC was introduced through Companies Act 2013. It is operated by a single promoter who has limited liability। मतलब आपकी liability भी limited है, because कंपनी फॉर्म है ना, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा ही है कि liability जो होती है वो limited होती है। ठीक है, इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटर। इसका कंपैरिजन ज्यादा से ज्यादा होगा सोल प्रोप्राइटर के साथ, बिकॉज उसमें भी एक बंदा सारी चीजें हैंडल कर रहा है एंड यहां पे भी एक ही बंदा शेयर होल्डर है या मेंबर है। द डिफरेंशिएशन इज वहां पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, वहां पे रिस्क ज्यादा है। यहां पे हम लोगों ने उसको एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है, उसी का मतलब है मेंबर की लाइबिलिटी हो जाती है लिमिटेड। नेक्स्ट इज एंड द मेंबर इज लिमिटेड, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल इन द कंपनी। मतलब जितना उसका कैपिटल इन्वेस्टेड है या फिर जितना अनपेड अमाउंट है वही तक, उसी एक्सटेंट तक ये मेंबर लाइबल होगा। उसके आगे ही इज नॉट बाउंड टू गिव अ सिंगल पेनी टू दैट कंपनी। गॉट इट? अब आते हैं हमारी पब्लिक और प्राइवेट पे। सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 68। ओपीसी का क्या था? ओपीसी वाज 62 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो एक बार, चेक करो। यस, सेक्शन 2 क्लॉज 62। एंड जो हमारी अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो है ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 68 में बताई गई है। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनर पे इंप्रेशन झाड़ना है, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड लेवल पे दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर द सेक्शन नंबर्स एंड ऑल दैट, बिकॉज आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स नहीं हो। ठीक है, तो लेकिन अगर आप लोगों को याद रहता है तो डेफिनेटली रखो, बिकॉज अगर आप लिखोगे सेक्शन नंबर्स कंपनीज एक्ट का तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट एन एज इन योर एग्जाम्स। एग्जामिनर ऑब्वियसली इंप्रेस ही होने वाला है कि इसको 11th स्टैंडर्ड में इसको कंपनीज के
एक्ट कौन से एक्ट में, कौन से सेक्शन में डेफिनेशन लिखी गई है, ये सारा नॉलेज है इसको. So he's definitely going to be impressed. So let's start with a private company. Private company means a company having minimum paid up share capital as may be prescribed and which as may be prescribed तक पढ़ो पहले, ठीक है. Private company means a company having minimum paid up capital as may be prescribed. As may be prescribed का मतलब होता है जितना रूल्स में बताया गया है. एक होता है एक्ट, और एक्ट के अंदर बनते हैं रूल्स. अभी आप लोगों को कंपनीज एक्ट का एग्जांपल देता हूं मैं. कंपनीज एक्ट 2013 में काफ़ी जगहों पे प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यूज़ किया है, एज में बी प्रिस्क्राइब. अभी एज में बी प्रिस्क्राइब कौन करेगा? तो कंपनीज के अंडर ना एमसीए होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये लिमिट्स बनाती है, ये रूल्स बनाती है. तो एक्ट तो मेन एक्ट है जिसमें लॉ है. लॉ के तहत, लॉ के अंडर बनते हैं रूल्स. तो जितना एमसीए के इसमें रूल्स लिखा गया होगा उस हिस्सा उतना ही मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगा. वो रूल्स आपको दिए नहीं गए हैं, आपको एक्ट के रेफरेंस से ही याद रखना है. तो प्राइवेट कंपनी क्या है? मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. इतना ही याद रखो, ठीक है. एंड साथ ही साथ उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आगे पढ़ेंगे हम लोग. एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें इसके रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफरिंग शेयर्स. मतलब जो शेयर होल्डर्स है वो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स. सर इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब सबसे पहले जो है ना, जो बाकी के एग्जिस्टिंग ओनर्स है ना, उनको आपको ऑफर देना पड़ता है कि क्या आप मेरे शेयर्स खरीदोगे. मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्राइवेट कंपनी में एक शेयर होल्डर हूं, मेरे पास शेयर्स हैं. मान लो ये मेरा शेयर है, दिस इज अ शेयर, ठीक है. एंड मुझे इसको जाके किसी को बेचना है, ठीक है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले जो कंपनी में एग्जिस्टिंग दूसरे शेयर होल्डर्स होंगे ना, मुझे उनको पूछना पड़ेगा कि आप लेने को रेडी हो, एंड अगर नहीं तो किसी आउटसाइडर को एंट्री मिलेगी. तो ये रिस्ट्रिक्शन आ गया. देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन ट्रांसफरिंग द शेयर्स. रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200. तो मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं इस कंपनी में, मैक्सिमम मेंबर्स जो है इस कंपनी में वो होते हैं 200. 200 से ज्यादा इसमें हम मेंबर्स नहीं रखते, तो मैक्सिमम 200 ही है. प्राइवेट कंपनी का ये फीचर है. तो ये आपके प्राइवेट कंपनी के ओरिएंटेड जो भी आंसर्स होंगे उसमें आना ही चाहिए. दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी कितने हो सकते हैं? तो 200 इज द आंसर. गॉट इट? Then prohibits any invitation to public to subscribe for any securities or deposits of the company. सर अब इसका मतलब क्या है? अभी जब हम लोग पब्लिक कंपनी पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जो पब्लिक कंपनी जो बड़े बड़े इश्यूज लाती है ना, आईपीओज एफपीओज जो लाती हैं बड़ी बड़ी कंपनी, तो वो बोल रही है कि हमारे शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब करो. मतलब जनरल पब्लिक को उसमें इन्विटेशन होता है कि आप लोग, कोई भी रैंडम इंसान जाके कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है. अभी तो स्टॉक एक्सचेंजेस वाया डीमैट एंड ऑल, आगे वो प्रोसेस समझ में आएगी आपको. लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि एक पब्लिक कंपनी के शेयर्स ना कोई भी खरीद सकता है. कोई भी, लिटरली कोई भी जिसके पास पैसा है, लाइक आप बस पैसे देके आप शेयर्स खरीद सकते हो. लेकिन प्राइवेट कंपनी का ऐसा सीन नहीं है. प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती. ये इसका और एक फीचर है दैट इट कैन, उनको प्रोहिबिशन है कोई भी इनविटेशन देने से. लोग ना, जो कंपनीज होती है ना, वो अपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को इनवाइट करती है. तो वैसा इनको कुछ सीन करना अलाउड ही नहीं है, बिकॉज आप एक प्राइवेट कंपनी हो. प्राइवेट का मतलब ही आप लोग ही चलाओगे इसको, आप लोग जनरल पब्लिक को इसमें घुसेड़ नहीं सकते. तो इसीलिए बोला गया है इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पे शेयर्स ही मान के समझ लो, और डिपॉजिट. सिक्योरिटीज काफी सारी होती है बट मेन शेयर्स, ठीक है, ऑफ द कंपनी. सिक्योरिटीज देखो, अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इशूड बाय द कंपनी. कंपनी आपको पैसे के बदले जो भी सिक्योरिटी इशू कर रही है, शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, उसको हम लोग सिक्योरिटीज बोलते हैं. सिक्योरिटीज ये एक कॉमन टर्म है फॉर ऑल द इशूइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है.
आया समझ में? ऑल ऑफ द अबव सेट कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड फॉर अ कंपनी टू बी कॉल्ड प्राइवेट कंपनी. इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड इट शैल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक. मतलब इसमें से कोई एक भी कंडीशन आपने अगर तोड़ी, आपने एक भी कंडीशन अगर तोड़ दी ना, तो आप लोग हो जाओगे पब्लिक कंपनी. सो अगर आपको प्राइवेट कंपनी रहना है तो आप लोगों को पब्लिक को इनवाइट नहीं करना है. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आपके कंपनी में 200 ही होने चाहिए, 201 भी नहीं चलेगा, ओनली अप टू 200. एंड सबसे पहला क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. हम लोग शेयर्स को डायरेक्टली ट्रांसफर किसी आउटसाइडर को नहीं कर सकते. तो ये प्राइवेट कंपनी का मेन जो है सोल ऑफ प्राइवेट कंपनी बोल सकते हैं. ये 3 पॉइंट्स हैं, तो आपको ये याद होने ही चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज आपका पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ कंपनीज एक्ट. पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. ओह माय गॉड, इतनी मुश्किल डेफिनेशन याद रख पाओगे? बोलो, रख पाओगे? पक्का ना? या 2-3 बार पढ़ूं मैं इसको? चलो आपके लिए एक और बार पढ़ देता हूं. पर इतनी हार्ड डेफिनेशन दी है जो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में, या कंपनीज एक्ट बोल सकते हो, इतनी हार्ड डेफिनेशन है. मतलब आप लोग दीवार पे कहीं लिख लेना कि व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. ठीक है. मतलब टीचर कौन है? जो स्टूडेंट नहीं है. स्टूडेंट कौन है? जो टीचर नहीं है. मम्मी कौन है? जो पापा नहीं है. पापा कौन है? जो मम्मी नहीं है. जस्ट लाइक दैट. ठीक है. प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आपको थोड़ी डिटेल्स में है, लेकिन पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन आप लोगों को बिल्कुल एक्ट इतना खुल के बात ही नहीं करता उसके बारे में. लेकिन नीचे देखो, इसमें कोई शेयर ट्रांसफरिंग का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है. मतलब जैसे हमने प्राइवेट में पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी को पहले ऑफर देना पड़ता है एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है. पब्लिक कंपनी में आप किसी को भी बेचो शेयर्स, किसी को भी बेच दो. ठीक है. नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कुड बी 7. मिनिमम मेंबर्स 7 होने ही चाहिए. आप पब्लिक कंपनी ला रहे हो, पब्लिक कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी अ बिगर कंपनी, राइट? तो इसीलिए बोला गया है कि मिनिमम 7 मेंबर्स तो होने ही चाहिए आपकी कंपनी में. अब 7 से कम मेंबर नहीं चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज has to have a minimum paid up share capital as may be prescribed by articles. तो इसमें भी कोई बताया नहीं गया है, as may be prescribed by articles. ठीक है. मतलब आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नथिंग बट एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं कंपनी के, कि हमारी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल इतना होगा, हमारी कंपनी का या जो भी इंटरनल रूल्स, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन, हमारा सीएस कौन है, हमारे मेंबर्स कौन है, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस का, लाइक एंड ऑल दीज थिंग्स. रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं, वो तो एमओए में आता है. बट देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ना कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करता है कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होंगे. तो इसी वजह से उन्होंने बोला है कि पब्लिक कंपनी में आपके आर्टिकल्स में जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है उतना आपका प्रिस्क्राइब्ड पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए. सो ये कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है. तो ये डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया गया है. गॉट इट. एंड डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. मतलब ये पब्लिक से पैसा बिंदास उठा सकती है, इसको किसी ने रोका नहीं है. सो आया समझ में बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है. कोई भी डाउट हो तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, मैं आपको आंसर्स कर दूंगा. ठीक है. सी अभी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी इन्होंने 3 बाइफिकेशन दिए हैं. एक तो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने कंपनी का एक शेयर लिया. ठीक है. एक शेयर था फेस वैल्यू 10 रुपीज, 10 रुपए का ही शेयर मैंने खरीदा. ठीक है. एंड मुझे उन्होंने शेयर सर्टिफिकेट दिया एंड उन्होंने जो पैसे कंपनी ने पूरे 10 नहीं लिए, 10 रुपए नहीं लिए, 7 रुपए उन्होंने लिए एंड 3 रुपए पेंडिंग है. तो मेरी लायबिलिटी कितनी है टुवर्ड्स द कंपनी? ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स. यानी कि मुझे सिर्फ मैं 3 रुपए के लिए ही लायबल हूं टुवर्ड्स द कंपनी. मैं 3 रुपए से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगा कंपनी को.
इसी को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब शेयर्स के ऊपर जितना आपका अनपेड अमाउंट पेंडिंग है ना, उतना ही पैसा आप कंपनी को दोगे, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दोगे। गॉट इट? एंड नेक्स्ट इज आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब इसमें क्या होता है ना, पढ़ो इसको। These type of companies may or may not have share capital. Each member promises to pay a fixed sum of money specified in memorandum in the event of liquidation. मतलब ये गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी का सीन कैसा है ना, मतलब जब कंपनी बंद होगी ना, जब उसका लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप होगा, तब हम जो मेंबर्स होते हैं वो एक गारंटी अमाउंट साइन करते हैं कि हम जब कंपनी बंद होगी ना, तब सो एंड सो अमाउंट हम इस कंपनी को देंगे। ठीक है, इस कंपनी में शेयर कैपिटल हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल है। कंपनी के पास शेयर कैपिटल होते हुए भी गारंटी अमाउंट कंपनी ले सकती है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो। ठीक है, तो ये गारंटी अमाउंट का सीन ऐसा है, ये हमेशा कंपनी कब लेती है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, या जब बिजनेस बंद करने का टाइम आता है ना, या फिर जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, ऐसे सिचुएशंस में ये पैसा जो है मेंबर्स जो है वो कंपनी को देते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द अनपेड अमाउंट, गारंटी अमाउंट, या फिर सिर्फ गारंटी अमाउंट भी हो सकती है अगर कंपनी का शेयर कैपिटल ही नहीं है। गॉट इट? दिस इज नथिंग बट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एंड लास्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अभी अनलिमिटेड लायबिलिटी नाम से ही समझ में आ रहा है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब कंपनी शेयर्स का पैसा तो मांग ही सकती है, उसके साथ साथ आपसे आपके पर्सनल एसेट्स भी कंपनी ले सकती है अगर आप मेंबर हो तो। आप लोगों को पता है कि एक अनलिमिटेड लायबिलिटी का सिनेरियो कैसा होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी यही 3 है, एंड आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, अगर नहीं समझा तो बैक करके पीछे वापस देखना। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आपको समझ नहीं आएगा, अभी आप लोग बड़े हो गए हो। ठीक है, नेक्स्ट इज डी, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। आई होप जूम आउट नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल, आपकी मम्मी आपके पापा के ऊपर क्या करती है? कंट्रोल। आपके टीचर्स आपके ऊपर क्या करते हैं? कंट्रोल। कंट्रोल करता हूं मैं तुम्हारे ऊपर, हैं गंदे बच्चे। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल अब हमें पढ़ने हैं 2, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। अभी आप होल्डिंग सब्सिडरी तुरंत समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, रिलायंस होल्डिंग है, जियो सब्सिडरी है। मैं वापस आई रिपीट, रिलायंस होल्डिंग है, जियो सब्सिडरी है। मेरी मम्मी होल्डिंग है, मैं सब्सिडरी हूं। मेरी मम्मी जो है होल्डिंग है और मेरी बहन हम सब्सिडरीज हैं। हुआ कुछ क्लिक आपके दिमाग में? जो क्लिक हुआ वो सही क्लिक हुआ है। अब जब हम इसको पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। देखो, अ होल्डिंग कंपनी क्या होती है? 2 clause 46, अ होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच होल्ड्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल द कंपनी, अपॉइंट, रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी। मतलब मान लो मैं अगर होल्डिंग कंपनी हो तो मैं सब्सिडरी कंपनी में होल्ड करता हूं 50% या उससे ज्यादा, मोर देन 1/2, 50% भी नहीं, 50% से ज्यादा होल्ड करता हूं, मोर देन 1/2, हाफ से ज्यादा। पूरा 100% है, आधा हो गया 50 से ज्यादा, 50% से ज्यादा अगर मैं होल्ड कर रहा हूं, शेयर होल्डिंग मेरी है किसी कंपनी में, कंपनी बन जाती है मेरी सब्सिडरी, मैं बनूंगा उसका होल्डिंग। आई एम द होल्डिंग, दैट कंपनी विल बी द सब्सिडरी कंपनी। वो मेरी सब्सिडरी, मैं उसका होल्डिंग, ये रिलेशन बन जाता है। ठीक है, या फिर अगर मेरे पास पावर्स है उसके मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, ये दोनों। ठीक है ठीक है, ये दोनों केसेस है कि या तो मेरा होल्डिंग उस कंपनी में 50% से ज्यादा है, या फिर मेरे पास पावर है टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी। ऐसे केसेस में मैं बन जाऊंगा होल्डिंग कंपनी, वो बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी पढ़ो,
subsidiary to clause 87, a subsidiary company is just the opposite of holding company. मतलब it is a company which is controlled by the holding company. Such control is possible because holding company हाफ से ज्यादा मतलब 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रही है सब्सिडरी कंपनी में, और होल्डिंग के पास पावर्स भी हैं, मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाओ, अपॉइंट करो, ये करो, वो करो, ये सारे पावर्स भी है, तो वो बन जाती है। अभी आपका अब मेरी मम्मी के पास हमारे घर में सबसे ज़्यादा पावर है, 50% से ज़्यादा मुझे कंट्रोल करती है। यस, इनफैक्ट वो मुझे 100% कंट्रोल करती है, तो वो होल्डिंग हो गई। मैं सब्सिडरी हूँ क्योंकि मैं उनके डायरेक्शंस फॉलो करता हूँ, एंड वो मेरी लाइफ में किसी को भी अपॉइंट रिमूव कर सकती है, लाइक ये चले गया, ये नहीं चलेगा, तो हमारा होल्डिंग वाला रिलेशनशिप है। इससे ज़्यादा रिलेटेबल एग्जाम्पल नहीं दे सकता मैं आपको, ठीक है। एंड लास्ट इज आपके अदर टाइप्स। गवर्नमेंट कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, डोरमेंट है, लिस्टेड है, स्मॉल एसोसिएट कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट। ओ माय गॉड, 7, बाप रे। चलो तुरंत 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 समझ में आएगा आपको। सबसे पहले तो गवर्नमेंट कंपनी, ना क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये गवर्नमेंट कंपनी क्या होगा? सी नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी नाम से समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट कंपनी मतलब सरकारी है, गवर्नमेंट का कंपनी है, सेक्शन 2 क्लॉज 45, ठीक है। A government company means a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government, state government या फिर partly central, partly state। देखो मतलब 51% या उससे ज्यादा, नॉट लेस देन 51 मतलब 51% से कम नहीं होना चाहिए। 51% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग किसकी है उस कंपनी में? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, या तो स्टेट गवर्नमेंट की है, या फिर स्टेट और सेंट्रल दोनों की मिला के है। ये होती है आपकी गवर्नमेंट कंपनी। अभी मान लो एक कंपनी है जिसमें है 30% स्टेट गवर्नमेंट है एंड 30% सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? यस, बिकॉज 51% से ज्यादा गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, स्टेट और सेंट्रल मिला के। या फिर मान लो 51% होल्ड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? यस। 52%? यस। 50%? नो। 51 बोला है तो 51 या उससे ज्यादा, 51 से कम नहीं। गॉट इट? समझ में आया? या तो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो बाय स्टेट गवर्नमेंट, या तो पार्टली बाय सेंट्रल, पार्टली बाय स्टेट, ठीक है। अब देखो, फोर्थ इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। ये भी हमारी गवर्नमेंट कंपनी होती है, मतलब अगर होल्डिंग कंपनी आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो आपकी सब्सिडरी भी कौन होगी? तो गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में भी प्राइवेट और पब्लिक, ये प्राइवेट पब्लिक दोनों हो सकती हैं। इनफैक्ट it is a company registered and incorporated under Companies Act 2013। और नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको। नेक्स्ट इज आपकी फॉरेन कंपनी। यार मुझे इतनी सर्दी हुई है ना जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, पता है आप लोगों को? यस, आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट स्टिल मैं आप लोगों का लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज आपका फॉरेन कंपनी। अभी ये फॉरेन कंपनी नाम से क्या समझ रहा है आपको? फॉरेन कंपनी है, तो नाम से आपको समझ में इतना ही है। फॉरेन कंपनी मतलब ये फॉरेन की है। आपको फिर भी फॉरेन कंपनी बहुत एक वन लाइन में दी गई है। फॉरेन कंपनी 2 क्लॉज 42 के हिसाब से अगर एक्ट की आपको डेफिनेशन दी गई थी तो आप लोग थोड़े टेंस हो जाते, क्योंकि उसमें बहुत एडिशनल चीजें भी हैं। देखो, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इसका जन्म कहां हुआ है? इंडिया के बाहर। गूगल क्या इंडियन कंपनी है? नो। गूगल कहां पैदा की है? बाहर। ठीक है। और कौन सी है फॉरेन कंपनी? नेस्ले, क्या नेस्ले इंडियन कंपनी है? नहीं, नेस्ले इज अ फॉरेन कंपनी। लेकिन क्या उसकी इंडिया में ब्रांच है? यस, नेस्ले इंडिया, करेक्ट। नेटफ्लिक्स कहाँ का है? ये बाहर का है ना, लेकिन इंडिया में भी चलता है ना। वैसा ही है कुछ इस कंपनी का भी। फॉरेन कंपनी जो पैदा बाहर हुई है इंडिया के, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमारी कंट्री में, यानी कि इंडिया, यानी कि जो होम कंट्री हमारी इंडिया है, यहाँ पे ये उसका बिजनेस करती है। जैसे कि नेस्ले इंडिया, बाटा इंडिया, वर्लपूल कॉर्पोरेशन। मतलब अभी
नेस्ले इंडिया लिमिटेड मतलब ये उसका ये फॉरेन की कंपनी है, इट इज़ नॉट एन इंडियन कंपनी। वो फॉरेन की क्यों है? बिकॉज वो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? फॉरेन में। यहाँ आके वो बिजनेस कर रही है, यहाँ उसका प्लेस ऑफ बिजनेस। समझ में आया? फॉरेन कंपनी इतना ही है। नेक्स्ट आपका डोरमेंट कंपनी। आई डोंट नो इन्होंने आपको 11th स्टैंडर्ड में डोरमेंट कंपनी क्यों दिया है, बट ठीक है, डोरमेंट कंपनी पढ़ते हैं इसको। इफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट and has not made any significant accounting transactions in last 2 years and not filed financial statements or annual returns in last 2 years after making application under section 455, it can be called as a dormant company। थोड़ा सा टेक्निकल है, समझो। डोरमेंट कंपनी कौन होती है? मान लो आप लोग नए नए रिलेशनशिप में आए हो, मान लो आप लोग एक नए एकदम नया वाला होता है ना, वो निब्बा निब्बी वाला फेज वो चल रहा है आपका, एंड आपने बस बोला कि हाँ नाउ यूर डेटिंग, एंड आप लोग कहीं डेट पे नहीं जा रहे, कहीं घूमने नहीं जा रहे, यू नो, आप एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, यू नो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो क्या है ये? इसी को हम लोग बोलते हैं डोरमेंट। मतलब जो कंपनी इनकॉर्पोरेट तो की है लेकिन कोई काम ही नहीं कर रही, इट इज़ नॉट वर्किंग ओनली। तो जो ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं जो लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, कुछ काम करने के लिए कुछ काम करते ही नहीं है वो कंपनीज, वो सिर्फ एसेट्स होल्ड करने के लिए, मतलब या कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट को अक्वायर करने के लिए ऐसी कंपनीज कुछ लोग बनाते हैं कि कोई फ्यूचर में हम काम करेंगे, या फिर फ्यूचर में कोई एसेट होल्ड करना है, या अभी कोई एसेट होल्ड करना है फ्यूचर पर्पस के लिए, तो वो लोग कंपनी बनाते हैं। ये कंपनी काम एज इन काम नहीं करती। तो ऐसी कंपनी के पास क्या ऑप्शन होता है? कंपनीज एक्ट के ना सेक्शन 455 के अंडर आप कंपनी में एक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लेते हो। और इस कंपनी आपको स्टेटस लेने के लिए क्या होता है? पिछले 2 साल से आप लोगों ने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, कोई ट्रांजैक्शंस जो मेन ट्रांजैक्शंस एक कंपनी करती है वो किए ही नहीं है। पिछले 2 सालों में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स MGT 7 AOC 4, ये फॉर्म नंबर्स है इसके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AOC 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न्स, ये आप लोगों ने फाइल नहीं किए हैं कंपनी के। फाइनेंशियल रिटर्न्स मतलब रजिस्ट्रार को आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के देना पड़ता है, आपने साल भर क्या काम किया, आपके अकाउंट्स में क्या, अपने अकाउंट्स जो एक CA ऑडिट करेगा, सारे चेक करेगा कि सब सही से है या नहीं, फिर आप उस रजिस्ट्रार को वो फाइल करोगे, इसको रिटर्न्स फाइल करना बोलते हैं। तो वो आपने किए ही नहीं है 2 साल से, मतलब आप कुछ काम कर ही नहीं रहे हो। तो ऐसी कंपनीज को हम लोग डोरमेंट कंपनीज बोलते हैं। दीज कंपनीज आर नोन एज डोरमेंट कंपनीज। ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर डोरमेंट कंपनी। एंड फोर्थ है आपकी लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है, आपने ये देखा है स्कैम 1992 देखा होगा अगर आपने, तो वहां पे अपने BSE देखा होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एक स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां पे कंपनीज अपने आप को लिस्ट करवाती है, एंड स्टॉक एक्सचेंज फिर एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जिससे लोग उस कंपनी के शेयर्स जो है खरीद बेच सकते हैं इजीली। तो आप लोगों को अभी ना डीमैट के थ्रू वाया स्टॉक एक्सचेंज आप लोग ट्रेडिंग करते हो शेयर्स की। आप कंपनी में जाते हो क्या? लाइक अगर मुझे टाटा के शेयर्स खरीदने, मुझे रिलायंस के शेयर खरीदने, तो एम आई गोइंग टू रिलायंस मुझे शेयर्स खरीदने के लिए? नो। तो अभी स्टॉक एक्सचेंजेस का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रिलायंस लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तो इसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स जो है वो लिस्ट किए गए हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, उसे हम लोग लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। पढ़ो इसको, देखो 252 2 क्लॉज 52, लिस्टेड कंपनी has any of its securities listed on any recognized stock exchange, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करके है। सो BSE NSE ये तो फेमस है, और भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारी कंट्री में। तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आपके शेयर्स लिस्टेड है, फॉर द पब्लिक टू ट्रेड, तो आप लोग कहलाते हो एक लिस्टेड कंपनी। ठीक है, लोगों का सपना होता है, मतलब जो CACS वाले होते हैं ना, इन लोगों का ड्रीम होता है कि इनको आर्टिकलशिप जो है ये लिस्टेड कंपनीज में करनी है, बिकॉज इन लोगों को फिर बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है काम करने के लिए। ठीक है, सो अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मे बी अ लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी।
the listed companies will also have to follow SEBI guidelines and the provisions of Companies Act. अब आप लोगों को एक बात बताऊं, लिस्टेड कंपनीज पे जो है ना, कंपनीज एक्ट तो लगता ही है बिकॉज एक कंपनी फॉर्म है, कंपनीज एक्ट तो सारी कंपनीज पे लगता है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ना सेबी गाइडलाइंस लगती है. सेबी अगर आपको पता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अगर आपने स्कैम 1992 देखा है, हर्षद मेहता स्कैम के बारे में आपको पता है, जिसके बाद से फिर हमने सेबी बनाया. तो जिन लोगों को इसका नॉलेज है वेल एंड गुड, जिनको नहीं है तो आज का आपका ये होमवर्क है कि सेबी क्या है इसके बारे में पढ़ो, कि कौन है ये सेबी, क्या करता है ये सेबी, कौन है ये, हु इज़ ही, हु इज़ इट, तो इसके बारे में पढ़ना. ठीक है. फोर्थ आपका था लिस्टेड कंपनी, हो गया लिस्टेड. फिर है स्मॉल कंपनी. स्मॉल नाम क्या, अरे आपको सेबी ब्लॉक में दिया है, सॉरी, बट ठीक है, उस आपको एक लाइन दी है ना, आप लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ो. ठीक है, फॉर योर जनरल नॉलेज. फिफ्थ है आपकी स्मॉल कंपनी, सिक्स्थ है एसोसिएट एंड लास्ट. ठीक है, खत्म होने आया ये चैप्टर. स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी 2 क्लॉज 85 में डिफाइंड है. स्मॉल नाम से क्या समझ में आ रहा है? स्मॉल, छोटी. तो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है और जिसका टर्नओवर एज पर इट्स लेटेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है. समझ लो. मतलब पेड़, आप लोगों को यही याद रखना है आप लोगों को कि एक स्मॉल कंपनी क्या होती है, मतलब जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है ना, वो 50 लाख एक्सीड नहीं करता, अप टू 50 लैक्स एंड टर्नओवर 2 करोड़. 50 लाख 2 करोड़, यही याद रखो, यही लिमिट्स याद रखो. ये दोनों लिमिट्स के अंदर जो है तो वो आपकी स्मॉल कंपनी है. ठीक है. प्राइवेट कंपनी, ओपीसी एंड कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी. मतलब प्राइवेट कंपनी, ओपीसी एंड कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी. मतलब पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती. तो स्मॉल कंपनी या तो जो स्मॉल कंपनी है वो कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती. गॉट इट. नेक्स्ट इज आपकी एसोसिएट कंपनी. एसोसिएट कंपनी मेंशन की गई है सेक्शन 2 क्लॉज 6. एक एसोसिएट कंपनी इज वन ओवर विच अनदर कंपनी एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल विच इज लेस देन द डिग्री ऑफ अ कंट्रोल एक्सरसाइज ओवर अ सब्सिडरी कंपनी. अभी देखो, हाँ, मेरी मम्मी है होल्डिंग कंपनी, मैं बन गया था सब्सिडरी, याद है होल्डिंग सब्सिडरी वाला एग्जाम्पल. मेरी दीदी मेरी बड़ी बहन है तो उसका भी मेरे ऊपर कंट्रोल है, लेकिन क्या उतना कंट्रोल है क्या जितना मेरी मॉम का मेरे ऊपर कंट्रोल है? सो आंसर इज नो. लेकिन मेरी बहन का भी कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, शी कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस माई डिसीजंस. तो वो बन जाती है होल्डिंग. मतलब सब्सिडरी जितना भी डोमिनेंस नहीं सहन करती है वो, लेकिन जो है ना सब्सिडरी से थोड़ा सा ऊपर उठ के, मतलब नॉट एग्जैक्टली सब्सिडरी. सब्सिडरी बहुत मतलब पूरा कंट्रोल है, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा बोला ना हमने पेड अप शेयर कैपिटल जिसका होल्डिंग के पास है. तो मेरी मॉम होल्डिंग है, मैं सब्सिडरी हूं एंड माई एल्डर सिस्टर विल बिकम अ होल्डिंग कंपनी, विल बिकम अ एसोसिएट कंपनी. गॉट इट. तो ऐसे याद रखना, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट. एसोसिएट साथ वाले होते हैं लेकिन आपके ऊपर डोमिनेंस होता है उनका, इनको एसोसिएट कंपनी बोलते हैं. ठीक है. एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. मतलब उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर. सो मान लो शी इज अ कंपनी, आई एम अ कंपनी, उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर, तो वो एसोसिएट है, लेकिन वो मेरी सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएट है. ठीक है. फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या लिया गया है? एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट. 20% मिनिमम कंट्रोल होना चाहिए. 20%. सब्सिडरी का कितना था? 50 से ज्यादा, बट यहां पे अप टू 20%, एटलीस्ट 20. तो समझ में आया क्या डिफरेंस है बिटवीन एसोसिएट,
होल्डिंग, सब्सिडरी, गॉट इट। एंड लास्ट इज आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट, जिसको सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं आप, जो जिनका ऑब्जेक्ट होता है स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर को प्रमोट करना, चैरिटी करती है जो कंपनीज, एनजीओज आपने सुना होगा, ये सेक्शन 8 कंपनीज, ये कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, चैरिटी करना, कोई स्पोर्ट्स प्रमोट करना, कोई कल्चर को प्रमोट करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये जो टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं ये क्लियर हो गए हैं। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, एंड अगले सेशन में हम होपफुली इसको रिवाइज भी करेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट ना किसी भी टाइप ऑफ कंपनी में, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, 12th पर्सपेक्टिव से। सो इसको अच्छे से करना ही है, स्टार मार्क कर लो इस टॉपिक को कि ऑन द टाइप्स ऑफ कंपनीज। आपको एग्जाम में पूरा मेन क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि टाइप्स ऑफ कंपनीज सारे बताओ, वो आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन बता दो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स बताओ, लाइबिलिटी के बेसिस के ऊपर बता दो, कंट्रोल के बेसिस के ऊपर बता दो, अदर टाइप्स बता दो। तो ऐसा कुछ भी आए लेकिन आपको सारे अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, गॉट इट। सो यस, दैट्स इट, देन वी आर डन फॉर टुडे सेशन एंड दिस चैप्टर। सो हमारा ये जो है चैप्टर नंबर 2 ये आज खत्म हो गया है। सो इवन आई एम नॉट फीलिंग अ लिटिल वेल टुडे, सो see you guys in the next lecture. Till then, take care. Bye bye. Thank you guys.